चलिए आज हमारा लेक्चर है शास्त्र पे मूषा और कोष्ठी पर। मूषा और कोष्ठी शुरू करने से पहले आपने पढ़ रखे हैं यंत्र। हाँ, आपने पढ़ रखा है यंत्र, पढ़ रखा है, ठीक है, और पुट पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो अगर हम यंत्र की बात करें तो यंत्र किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? यंत्रों को हमने जारना के लिए देखा, मूर्छना, स्वेदन और पातन आदि क्रियाओं के लिए। ये सारे शब्द आपने वहां पढ़े, पातन, मूर्छना, जारना, ठीक है, वहां हमने यंत्र प्रयोग करे, ठीक है। फिर हमने एक चीज और देखी थी, पुट। पुट का प्रयोग किया हमने भस्म निर्माणार्थ। पुट किस लिए बनाए? भस्म के लिए, है ना, लिख लेंगे आप, भस्म निर्माण के लिए पुट का प्रयोग करा हमने, ठीक है। पुट हो गए भस्म से, भस्म निर्माण पुट में करी, यंत्रों में जारना, मूर्छना, ये सब क्रियाएं करी। अगर कोष्ठी की बात करें, मेन ये कोष्ठी वाला है, तो कोष्ठी हम मेनली करते हैं सत्वपातनार्थ, है ना, सत्वपातन। ये सत्वपातन के लिए प्रयोग की जाती है। फिर बात आती है मूषा क्या चीज है। तो मूषा समझ लो कि हमारे पास एक ऐसा पॉट समझ लो, एक ऐसा स्ट्रक्चर समझ लो जिसको हम हीट करने के लिए यूज करते हैं। हीट करने के लिए क्या? जो द्रव्य जिसका हमने पातन करना है ना, जिसकी भस्म इन फ्यूचर हमने बनानी है या हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, तो उसके जो हम बर्तन रखते हैं वो बर्तन समझ लो काइंड ऑफ मूषा है ना। तो अब बात आती है इनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जब नॉर्मल बर्तन में काम चल रहा था, है ना। तो अब देखो कोई भी हमारे एलिमेंट है उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है ना। तो 50 डिग्री से लेके 1800 डिग्री तक हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अब नॉर्मल चीज होगी, नॉर्मल मेटल का अगर हम कोई बर्तन लेंगे तो वो उस हीट पे पिघल जाएगा, खुद ही पिघल जाएगा। तो बाकी हम काम कैसे करेंगे, है ना, धातुओं पे हम काम कैसे करेंगे, वो खुद ही पिघलना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या बनाया? मूषा बनाया। तो मूषा बेसिकली है क्या? हमारा एक हाई टेम्परेचर रेजिस्टिंग एलिमेंट है। रेजिस्टिंग क्या है? जो हाई टेम्परेचर को सह सकता है, समझ लो वो है। तो इस उच्च तापीय प्रक्रियाओं के लिए मूषा का प्रयोग किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर है वहां पे। तो है क्या इसका परिचय? देखो क्या है कि रसशास्त्र में शोधन, मारण, सत्वपातन, द्रुतीकरण, ये सारी क्रियाएं अग्नि के माध्यम से होती हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री से लेके 1800 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ठीक है। तो इन क्रियाओं में जैसे स्वेदन आदि क्रियाएं हैं, हमने स्वेदन क्रिया भी पढ़ी है। यहाँ पे हमें लो टेम्परेचर चाहिए होता है, कि स्वेदन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जब हमने ये सत्वपातन, लिक्विफिकेशन करनी है, इनकी द्रुतीकरण करना है, तब हमें टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। तो इस जगह पे हमें 1800 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ता है। तो हमने मूषा का निर्माण किया, ठीक है। तो मूषा एक विशेष अग्नि सह पात्र है। तो इसमें क्या हुआ? ये हाई हीट को टॉलरेट करने वाला पात्र है, ठीक है। यह द्रव्यों को समान और नियंत्रित रूप से ताप प्रदान करता है तथा बाह्य दोषों से संरक्षण करता है। मेन क्या है? जिस चीज को हम मेल्ट कर रहे हैं ना, उसमें इंप्योरिटी बाहर से आनी चाहिए, ना वो रिएक्ट करना चाहिए किसके साथ, जिसमें हम इस चीज को गर्म कर रहे हैं। तो मूषा क्या है? नॉन रिएक्टिंग है, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं और इसको साथ ही साथ बाहर से आने वाली जो भी अशुद्धियां हैं उनसे भी बचाते हैं। तो ये क्या है? मूषा हो गया, है ना। अब मूषा का नाम मूषा क्यों पड़ा? क्योंकि जो हटाने योग्य दोषों को दूर करे उसे मूषा कहा जाता है। क्या बोला? हटाने योग्य दोषों को दूर करे उसे मूषा कहा जाता है, इसलिए मूषा को दोषनाशक पात्र भी कहा जाता है। तो एक तो इंटरनली जो भी इंप्योरिटीज हैं वो मेल्ट होके वहां से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं, मतलब समझ लो वहां से निकल जाती हैं। और एक तो बाहर से आता है कि बाहर से भी कोई इंप्योरिटीज में आ नहीं सकती। तो टोटल अगर मूषा की बात करें तो मूषा का उपयोग किस लिए करते हैं हम? शोधन, मारण, सत्वपातन के लिए। क्योंकि ये यंत्र में ही रखी जाएंगी इन फ्यूचर, या फिर यंत्र के थ्रू ही इनका काम किया जाएगा। तो जो काम यंत्रों के हैं वो काइंड ऑफ इनके भी लग जाएंगे। शोधन, मारण, सत्वपातन मेन ये है, ठीक है। और 50 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको यूज कर सकते हैं, इतना टेम्परेचर ये झेल सकती है। दोषों का नाश करने का इसका नाम मूषा है। और द्रव्यों का द्रावण और उच्च ताप सहन करना इसकी एक विशेषता है। तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं इन कामों के लिए। अब ऐसा नहीं कि मूषा नेचुरली कहीं प्रेजेंट है, ये हमें मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है खुद से। आज की डेट में क्रूसिबल से इसको क्या किया जाता है? कोरिलेट किया जाता है। क्रूसिबल को हम मूषा बोल सकते हैं आज की डेट में। तो मूषा के पर्याय से शुरू करते हैं, आपको धीरे धीरे इसकी निर्माण विधि भी हम बात करेंगे, सामान्य कैसे बनती है ना। और एक पर्टिकुलरली जैसे मूषा के अकॉर्डिंग जैसे नाम आते हैं मूषा के, वज्र मूषा, है ना, वज्र मूषा हो गई, महामूषा हो गई, गोस्तनी हो गई, है ना। तो उनके प्रकार के अकॉर्डिंग, उनकी
जो इसकी कॉम्पोजिशन है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी चेंज होती हुई मिलेगी आपको। तो मूषा के पर्याय देखो, क्रौंचिका, प्रोक्ता, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी, वहनी मित्रा, ये रसरत्न समुच्चय ने इतने पर्याय इसके दे रखे हैं। अब इनके नाम जो दिए गए हैं, जो इनका सामान्य या बोल लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इसका पर्याय जो है वो क्या चलता है हमारा, क्रौंचिका चलता है। जहां भी क्रौंचिका लिखा होता है हम मूषा इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, जो श्लोक रसरत्न समुच्चय में मिलते हैं वहां मोस्टली क्रौंचिका 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 करके ही शब्द आए हैं। तो क्रौंचिका के दो मतलब निकलते हैं, एक तो क्रौंच पर्वत है, उस पे जो मिट्टी प्रेजेंट है उससे बनाई गई मूषा को क्रौंचिका कहा जाता है, या फिर एक आपने देखा है क्रौंच पक्षी, है ना, उसकी तरह इसकी शेप मानी गई है, तो इसलिए इसको क्रौंचिका कहा जाता है। तो दो तरीके से बोला जाता है, बट हम जो एग्जैक्ट लेते हैं वो लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, क्योंकि इसकी जो इसके निर्माण के लिए विशेष रूप से जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो मिट्टी ही है। मिट्टी मोस्टली यूज की जाती है, साथ में उसमें लोहा डाला जा सकता है। तो वही है कि क्रौंच पर्वत से जो हमें मिली मिट्टी उससे बनाई गई मूषा क्रौंचिका। कुमुदी, कुमुद के आकार की, है ना, फूल है जो रात को खिलता है ना, तो उसके आकार की हो गई। करहाटिका, करहाट नामक जगह है या पर्वत है, वहां से जब ये ली गई मिट्टी उससे बनाई गई, करहाटिका बोल दिया। पाचनी, ये धातुओं को पकाने के लिए, मतलब को क्या गर्म करने के लिए काम आती है, उनको लिक्विफाई करने के लिए काम आती है, तो पाचनी क्या बोला गया है, इसका पर्याय दिया गया है वहनी मित्रा। वहनी मित्रा क्या, बिना वहनी मित्रा मतलब कि ये बहुत ज्यादा हाई डिग्री टेम्परेचर झेल सकती है, तो इसकी मित्रता किससे है, अग्नि से। अग्नि भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसके, इसलिए इसको वहनी का मित्र बोला है, अग्नि का मित्र बोला है, कि हाई टेम्परेचर ये टॉलरेट कर लेती है। तो ये रसरत्न समुच्चय ने इसके पर्याय दिए गए हैं। बहुत रेयर है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि हाँ जी कि ये किसके पर्याय है ना, बट स्टिल आपको क्रौंचिका पता होना चाहिए, पाचनी पता होना चाहिए। पाचनी किसको बोला है, मूषा को बोला है। ठीक है, अब इसी पे रसतरंगिणी आते हैं, जो मैंने आपको पर्याय की बात बताई है ना, तो कि क्रौंचिका क्यों बोला गया होगा, रसतरंगिणी ने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि जी कुमुदाकार सादृशः कुमुदी, तो कुमुदाकार जो पुष्प है उसके जैसे दिखने के कारण इसको कुमुदी बोला जाता है। वहनी मित्रम यतश्च अस्यः वहनी मित्रा, अग्नि की मित्र होने के कारण इसको वहनी मित्रा बोला गया, वही हाई टेम्परेचर ही झेल लेती है। और द्रव्य पाचन योगात पाचनी समुद्धिता, द्रव्यों का पाचन करने में सक्षम है, इसलिए इसको पाचनी कहा जाता है। ठीक है, फिर एक टीका आती है दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी जी की, वो बोलते हैं क्रौंचिका के लिए बोलते हैं कि क्रौंच नामक पर्वत से जो मिट्टी मिली है उससे बनाई गई तब, और करहाटिका, करहाट देश की मिट्टी से बनने के कारण इसको करहाटिका बोला जा सकता है। तो इसके जो बेसिक जो पर्याय हैं उनका मतलब है क्या, वो थोड़ा सा हमने समझा, क्योंकि आजकल की डेट में जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाती हैं, तो वहां पे अगर पर्याय पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ जी फिर इसमें से करेक्ट चूज करो, तो यहाँ पे काम आएगा ये चीज। ठीक है, क्योंकि मूषा पे अगर बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यंत्र हैं यहाँ पे पुट है, कोष्ठी है ना, और मूषा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो अब क्या क्वेश्चन बनेगा, तो यहां से भी क्वेश्चन टच हो सकते हैं पर्याय से, निरुक्ति से। ठीक है, रसतरंगिणी ने मूषा के आकार का वर्णन कुमुद के समान किया है। तो रसतरंगिणी का एक लगता है कि जी अगर सामान्य आकार देखा जाए मूषा का, तो कुमुद के आकार का बोला है। तो इससे हम ले सकते हैं कि जिन मूषाओं का आकार नहीं बताया गया, बहुत सारी मूषाएं हैं जिनका आकार बताया नहीं गया, तो वहां अगर हम मैन्युफैक्चर करना है उस मूषा को, तो हम कुमुद के आकार की बना सकते हैं उनको। क्या बोला, कुमुद के आकार की बना सकते हैं। जैसे आगे एक योग मूषा आएगा, उसका आकार नहीं बताया गया है, तो हम उसको कुमुद के आकार की बना देते हैं। ठीक है, तो कुमुद सामान्य आकार है, कुमुद का आकार, अगर कहीं पे जिन मूषाओं का ना आकार नहीं वर्णित किया है श्लोक में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस कुमुद के आकार की उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मूषाएं हैं, जैसे वृंताग मूषा, वृंताग सदृश होगी, वृंताग मूषा है, गोस्तन मूषा है, कुलाल या कलाल भांड सदृश, कुलाल होता है कुम्हार, कुम्हार के पात्र के समान जो रहती है मूषा, उसको कुलाल या कलाल भांड पात्र बोला जा सकता है ना। नीचे पूर्व प्रसंधि के समान संकीर्णता ऊपर से विस्तृत होती है, ये महामूषा है ना, ये महामूषा बोला गया है। तो ऐसे ऐसे आकार दिए गए हैं, मंडूक के आकार की बोला गया है, मूसल के आकार की बोला गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आगे ऐसी मूषाओं का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। बट यहाँ इनको पढ़ने से पहले इनका क्या यूज है उसको देखने से पहले इनके उपादान द्रव्य, या बोल सकते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, जिससे ये बनते हैं, है ना, किस किस चीज से बनते हैं। तो सबसे पहले बोला है रसरत्न समुच्चय ने कि उपादानम भवेत् अस्याः मृत्तिका लोहम एव च। तो मिट्टी और लोहा बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है
आपको मूसा बनाने के लिए। तो क्या बोला, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मेन है मिट्टी और दूसरा है लोहा, क्योंकि मेटल चाहिए हमें गर्म करना है, तो मतलब मिट्टी और दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा वो बेस्ट होगा, ये इनका मानना है। तो मृत्तिका और लोह, ठीक है, लोहा और मृत्तिका। तो मिट्टी में भी बहुत प्रकार बताए गए हैं, जैसे आपको आएगा मिट्टी में बल्मिक मृत्तिका, है ना, कुम्हार वाली मृत्तिका जिससे घड़े बनते हैं वो हो गई। एक ये पांडु वर्ण की मृत्तिका बताते हैं जो बहुत श्रेष्ठ है, उससे बनाया जाता है। फिर भूनाग मृत्तिका आती है, जैसे केंचुए होते हैं ना, वो हम बोलते हैं खाद बनाते हैं ना, जो जो खाते हैं मिट्टी जो उन्होंने खाई, फिर उनका जो वेस्ट एक्सक्रीशन निकल गई वो खाद का काम करती है, तो वो वाली मृत्तिका की बात की है ना। और भी जैसे कीचड़ वाली मिट्टी है जो नदी के किनारे होती है, गार, है ना, गारा बोलते हैं ना मिट्टी को, जो पहले पुराने जमाने में दीवारें लेपी जाती थी, है ना, उसको गारा बनाते थे हम, बहुत सारी मिट्टियां मिला के, बाल्मी, है ना, खेत की मिट्टी, बामी की मिट्टी, है ना, मतलब खड्ड से लेके आते थे मिट्टी, है ना, तो वो सारी मिट्टियां हम बनाते थे, तो उसको हम गारा बोलते। तो गार मिट्टी जो मतलब कीचड़ वाली मिट्टी जो नदी के किनारे मिलती है वो मिट्टी। तो ये सारी इतनी सारी मिट्टियां, मृत्तिका से सिर्फ वो मिट्टी नहीं लेनी कि एक कोई सी मिट्टी, बहुत सारे प्रकार हैं हमारे जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फिर रतन समुच्चय ने ही अपने अगले श्लोक में लिखा है कि मिट्टी तो हमने बता दी, बस मिट्टी कौन सी, तो श्रेष्ठ मिट्टी मानी गई है पांडु वर्ण की, है ना, मृत्तिका पांडु वर्ण की, अस्थूला, अशर्करा, शोण, पांडुरा। तो पांडु मिट्टी जो है वो श्रेष्ठ है, स्थूल, थोड़ी मोटे वाली, अशर्करा, बिना पत्थर के, तो बिल्कुल फाइन फाइन भी नहीं, मतलब हमें मोटे मोटे टुकड़े लेके आने हैं मिट्टी की, पांडु वर्ण की मृत्तिका रहेगी। शोण पांडुरा का मतलब है कुछ हल्की हल्की पीली या श्वेताभ सी, व्हाइट, बिल्कुल ऐसी भी नहीं कि जी बहुत ही रक्त वर्ण की, पांडु वर्ण की रहेगी, हल्की हल्की पीली, बहुत गाढ़ी भी नहीं, ठीक है, वो मिट्टी रहती है हमारी श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है, चिर आधमन सहा, कि बहुत देर तक वो क्या सह सकती है, बहुत देर तक वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सह सकती है। तो चिर आधमाना साहि मूषार्थम अति शस्यते, अत्यधिक शस्यते मतलब प्रशस्त मानी गई है, ठीक है। तो पांडु वर्ण की जो मिट्टी है उसको श्रेष्ठ माना गया है मूषा को बनाने के लिए। फिर आगे लिखा है ना, तद अभावे वाल्मीकि कौलाली व समिध्यते, बोला अगर हमें ये मिट्टी नहीं मिलती पांडु वर्ण की, तो हम बल्मिक मृत्तिका का प्रयोग कर सकते हैं, बामी की मिट्टी। अगर वो भी नहीं मिलती तो कौलाली, जो कुम्हार जो घड़े बनाता है, कुम्हार से जो उसके यूज में आती है मिट्टी बर्तन बनाने के लिए, हम उस मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, वाल्मीकि कौलाली च, ठीक है। तो हमारे पास तीन मिट्टियां हो गई जो मेन श्लोक में आई है कि हमने कौन सी यूज करनी है, ठीक है। पांडु वर्ण की आपने याद रखना है, मेन ये हो गया। देन उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट, सामान्य मूषा निर्माण कैसे किया जाता है ना। अब हमने बोला कि मूषा निर्माण हमें हाई टेम्परेचर टॉलरेंस जनरेट करने के लिए हमें ऐसा पात्र बनाना है, तो उसके लिए हम खुद ही उसका निर्माण करेंगे। तो क्या क्या रहेगा, मृत्तिका, है ना, दग्ध तुषई, मृत्तिका दग्ध तुषई, क्षणेन शिखित्र गैरवाह हयलदिना च, ठीक है। तो जब शास्त्र की तरफ हम जाते हैं, श्लोक देखते हैं, तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, हमें थोड़ी समझ नहीं आती है, एग्जैक्ट संस्कृत भी नहीं मतलब समझ पाते हम, इसकी थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे हय लदिना लिखा है, हय मतलब घोड़ा, लदिना मतलब उसका पुरुष, लीद, है ना, तो हमें वैसे डिकोड करना पड़ता है इन चीजों को। तो श्लोक का तो इतना रहता नहीं हमें कि इसके श्लोक याद करने हैं, है ना रेफरेंस इतना बनने का चांस रहता है यहाँ से, एटलीस्ट इन नॉर्मल श्लोक से, है ना। श्लोक बनते हैं तो जैसे धातुएं हैं उनके जो ग्राह्य अग्राह्य स्वरूप होते हैं, वहां के थोड़े कोटेशन उठते हैं, ये वाले कोटेशन बस जस्ट रीड करने हैं और इनका जो मतलब है वो याद करना है। तो जैसे हमारे पास आ गया कि सामान्य मूषा बनती किससे है, तो यहाँ पे मिट्टी है, दग्ध तुष है, सन है, लकड़ी के कोयले, घोड़े की लीद, ये सब लिखा है ना। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, मिट्टी ली, तुष लिया, है ना, और सन मतलब रुई, है ना, क्षण या सन, रुई, ठीक है। फिर हमने लिया यहाँ पे कोयला, ठीक है, और हमने ली लीद। MTSKL याद करना है, M से मिट्टी, T से तुष, तुष कैसा, तुष मतलब जो आपके पास क्या रहते हैं, तृण रहते हैं, है ना, जो घास फूस रहती है उसको जला के हमारे पास क्या बनता है, राख बनती है, तो हमने उस राख को लेना है, दग्ध तुष लिखा है हमारे श्लोक में, ठीक है। सन रुई लेनी है, ठीक है। कोयला, लकड़ी के कोयले का चूर्ण, तो लकड़ी के कोयले का चूर्ण जो हो गया, ठीक है,
कोल ले लिया हमने, है ना। तो लकड़ी के कोयले का चूर्ण में भी इसमें आता है जी स्पेसिफिकली कौन सा लेना है। एक तो होता है ना अग्नि जलाते हैं हम, फिर कोयला खुद से बुझा देते हैं, तो मतलब जो अपने आप ही कोयला बुझा हुआ हो, उसमें पानी वानी ना डाला गया हो, ऐसा कोयला लेना है। थोड़ा सा हार्ड रहता है वो, मतलब जो सुपर फाइन रहता है, हार्ड नहीं सुपर फाइन रहता है, ठीक है। तो लकड़ी के कोयला का चूर्ण वैसा लेना है, और घोड़े का पुरीश लेना है हमने, है ना। तो ये सारी 5 चीजें लेनी है। सम प्रमाण लेनी है, क्योंकि श्लोक में कहीं मेंशन नहीं किया, तो जहां कुछ मेंशन नहीं किया होता है मात्रा के बारे में, वहां हम क्या लेते हैं, समभाग लेते हैं, ठीक है। MTS KL। कई जगह पे आपको मिट्टी 4 भाग ली हुई भी मिलेगी, बट अगर एग्जैक्ट श्लोक देखा जाए रसरत्न समुच्चय का, तो ऐसा कुछ वहां पे वर्णन नहीं आया कि जी मिट्टी कितनी लेनी है, तो समभाग ही हम अभी तक इसको लेते हैं। तो जो सामान्य नियम है MTS KL का, वो है 1-1 भाग। तो M से मिट्टी, T से दग्ध तुष, S से सन, K से कोयला, L से लीद, ठीक है। ये हो गया हमारे पास किसका पुरुष लेना है, आपको पता ही है घोड़े का। अब इसी के साथ जब हमने ये पढ़ लिया, तो हमारे से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वज्रमूषा है ना। वज्रमूषा पूछा जाता है हमारे से कि वज्रमूषा का जी बताइए क्या क्या, कैसे कैसे मिट्टी पर इसका जो रहता है हमने बनाना होता है वज्रमूषा का, ठीक है। तो इसमें वज्रमूषा में ही रहता है जी मिट्टी, मतलब जो उपरोक्त मिट्टियां जो थी हमने 3 पढ़ रखी हैं, है ना। या तो आप पांडुर वर्ण की मिट्टी ले लो, या फिर क्या बोलते हैं बल्मिक ले लो, या फिर वो कुम्हार वाली मिट्टी ले लो, है ना। वो चीजें हमने देखी। तो वज्रमूषा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी कितने भाग, तुष कितने भाग, सण कितने भाग, है ना। यहाँ पे श्लोक में जब वज्रमूषा पढ़ते हैं, इसका श्लोक लिखा होगा हमने, चलो यहाँ नहीं है ना। तो वहां पे आता है, श्लोक में आता है आपके पास कि निर्दग्ध तुष, है ना, तुषोपलादि, है ना। वहां उपला वर्ड निकल के आता है, उपला, है ना, तुषोपलादि। तो वहां पे ये जो उपला है, इसको हम एक पत्थर लिखा है ना, सिलखड़ी पत्थर होता है ना, ये पाषाण की बात कर रखी है, या फिर श्वेतोपला करके एक व्हाइट कोरस, व्हाइट क्या बोलते हैं पत्थर होता है ना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। इससे ये निकालना है। अगर मान लो उपला करके क्वेश्चन आता है तो ठीक है, 1 भाग, ये चाहे मिट्टी है, पत्थर है, कोयला है, कुछ भी लिया जा सकता है यहाँ पे, वो 1 ही भाग लेना है। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड हुआ, वज्रमूषा में एक्स्ट्रा ऐड होता है लोहित। मतलब हमने बोला कि लोहा भी लिया जा सकता है, 2 ही चीजें पड़ी थी हमने, एक मिट्टी पड़ी थी और एक लोहा पड़ा था, तो लोहा पड़ा इसमें आ सकता है। तो जो सामान्य मूषा बनती है उसमें लोहा नहीं लिखा गया कहीं पे, बीच में पाठ वेद से हम उसको लोहा ऐड कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली लोहा की मात्रा बताई है अर्धभाग वज्रमूषा में। तो स्पेसिफिकेशन इसकी यही रहती है हमारे पास कि हमने लोहा किट कितना लेना है, अर्धभाग लेना है। बाकी रही बात MTS, है ना, KL में, तो यहाँ पे MTS KL में मिट्टी है वो 3 भाग है, ठीक है। तुष 1 भाग, ठीक है। सण 2 भाग, ठीक है। यहाँ पे कोयला आना था, यहाँ हमने श्वेतोपला, उपला, है ना, सिलकड़ी पत्थर, ऐसे करके हमने किया याद, तो 1 भाग, ठीक है। घोड़े के लिए 2 भाग। अब आपको याद कैसे करना है, MTS KL लिख दिया, के की जगह हमने उपला एंड ऑल जो भी करना था रिप्लेस वो कर लिया। अब 3 भाग मिट्टी है, फिर उसके बाद 1 2 1 2 लिखना है। MTS KL लिखा, 3 लिख दिया मिट्टी के सामने, फिर 1 2 1 2, ठीक है। अपने आप पता लग जाएगा 2 भाग क्या है, 1 भाग क्या है। एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ, लौह किट ऐड हुआ, आधा भाग। क्लियर। इसलिए वज्रमूषा को इसमें सामने मैंने रिलेट करके रखा। 110% यहां से क्वेश्चन बनेगा, आप इसको याद करेंगे, ठीक है। इसके प्रमाण से क्वेश्चन बनता है कि हाँ जी बताओ कैसे कैसे वज्रमूषा में क्या प्रमाण रहता है बनाने का। अब निर्माण विधि थोड़ी सी है, इसमें कुछ नहीं करना होता, उपरोक्त सभी द्रव्यों को निर्धारित अनुपात में मिलाना है जो बताए गए हैं, फिर लोहे के डंडे से अच्छी तरह कोट लेना है। चाहे वज्रमूषा की बात करें चाहे सामान्य मूषा की बात करें, तो सामान्य मूषा निर्माण विधि है, और जब एक साथ हो, एक मिश्रित हो जाए, सुपर फाइन हो जाए, तो उससे मूषा का निर्माण करना है। तो इसमें मेन चीज क्या है कि लोहे के डंडे से कूटना है, तो इसको मूसल से कूटने की बात की गई है, तभी सुपर फाइन पाउडर बनेगा मिट्टी का, ठीक है। अब आती है हमारे पास अगली है मूषा, योग मूषा, ठीक है। अगली मूषा कौन सी है, योग मूषा। अब आपको लग रहा होगा कि योग शब्द है ना, तो इसमें क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी। तो योग मूषा का जो स्पेशलिटी है वो है इसमें वीड लेप होना। अब वीड क्या होता है ना, वीड ऐसे तो मल को बोलते हैं, है ना। तो पहले देखो क्या लिखा है ना, दग्धंगार तुषोपेता मृत्स्नहा वल्मीक मृतिका तद तद विड समायुक्ता विड लेपिता। तो ये लाइन जो है इसकी विशेषता है कि इसमें विड ऐड होता है,
है ना, और विड़ से ही लेपा जाता है बाहर और अंदर से इस मूषा को, योग मूषा। ठीक है, तथा या भीता मूषा योग मूषेति कथ्यते। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, योग मूषा कहा जाता है। और योग मूषा में जो हम क्या करते हैं इसमें, सूत मतलब रस, जब रस का इसमें सत्वपातन करने की तरफ जाते हैं, पारद की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाती है, विशेष गुणकारी हो जाती है, गुणवतरहा। तो योग के लिए एडिशन हो गया, किसका, गुणों का एडिशन हुआ, योग माने प्लस। ठीक है, तो योग में क्या हुआ कि विशेष गुण ऐड हो गए पारद में। ठीक है, पहले तो ये इसका स्पेसिफिक है। तो जो मैंने हाईलाइट किया है और जो श्लोक कोट किया है, आपको वो पता होना चाहिए स्पेसिफिकली, क्वेश्चन वही है कि योग मूषा में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, क्या उपयोग है इसका। इसका उपयोग रहता है कि जी सूते जायते गुणवतरहा, सूते सूते मतलब पारद को सूत बोला जाता है, रस है ना, रस उसको, उसका ही पर्याय रस भी है, तो वो विशेष रूप से गुणकारी हो जाती है। दूसरा क्या है, इसमें विड ऐड होता है और विड से ही लेपित इसको किया जाता है। जरा देखना क्या है, निर्माण हेतु हमने क्या द्रव्य यूज किए, दग्ध अंगार, सबसे पहले अंगारा लिखा ना उन्होंने, दग्ध अंगार मतलब कोयला, तुष वही है, भूसी या मतलब अपना क्या बोलते हैं इसको, तृण, है ना। वल्मिक मिट्टी, तो मिट्टी कौन सी स्पेसिफाई कर दी योग मूषा में, वल्मिक मिट्टी का क्वेश्चन। मिट्टी वैसे पांडुर बोला था लेने को स्पेसिफिकली, अगर सामान्य मूषा की बात करें तो वल्मिक मिट्टी स्पेसिफाई किसके श्लोक में कर दी, योग मूषा के। और यहाँ पे विड शब्द आया है कि जिस कार्य हेतु आवश्यक हो उससे संबंधित विड हमने यूज करना है। ठीक है, तो विड ही इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब विड होता क्या है देखो, क्षार अम्लेयी गंधादेयी मूत्रे पटुभिस्तथा, क्षार अम्ल गंधादि द्रव्य मूत्र और लवण आदि पदार्थों को मिश्रण करके बनाया जाता है, उसे विड कहा जाता है। समझ गए, तो ये मल नहीं है, काइंड ऑफ क्या है, हमने इसमें कुछ रसों को मिला के, हमने मूत्र मिला के, कुछ हमने चूर्ण, एक पेस्ट तैयार कर लिया, उसको विड बोला, उसको इसमें डाला जाता है। ठीक है, विड का मुख्य कार्य है रस या धातु आदि द्रव्यों को जीर्ण करने में सहायक होता है। तो हम जो उसको पकाएंगे तो ऑब्वियसली मेल्ट करना है, तो पाक हो रहा है कहीं ना कहीं, उसको हीट हो रही है, तो उनको क्या बोला है कि उनको पाचन संस्कार करने में हेल्प करता है ये विड। तो विड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग, जो हाँ जिस द्रव्य से मूषा बनाई जा रही है उसमें भी डल रहा है, उसके बाद उससे ही लेप हो रहा है अंदर से भी और बाहर से भी। इसी प्रकार तैयार किया गया विड योग मूषा के निर्माण में मिलाया जाता है और लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब विड क्लियर हो गया क्या है, विड है जी कुछ क्षार अम्ल लवण मूत्र इनका मिश्रण है जिसे हम ऐड करते हैं। और इसका कार्य क्या है, क्यों विड ऐड किया जाता है, धातुओं के पाचन संस्कार में हेल्पफुल होता है। तो योग मूषा का क्लियर हो गया, एक विड याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि पारद का क्या होता है, गुणवर्धन हो जाता है इससे विशेष रूप से, है ना, विशेष जो और कोई चीज नहीं कर सकती। और तीसरा क्या है, इसमें मिट्टी कौन सी है, वल्मिक मिट्टी यूज हो रही है। तो उपरोक्त सभी द्रव्यों को अच्छी प्रकार पीसकर एक सार मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मूषा का निर्माण किया जाता है, निर्मित मूषा पर पुनः उसी विड का लेप किया जाता है। तो विड का संयोग और लेप ही योग मूषा की विशेषता है और विशेष रासायनिक योगों के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो लग गया पता, योग मूषा, योग मूषा में विड स्पेशलिटी वल्मिक मृत्तिका, और तीसरा क्या है इसमें कि जे इसमें रहता क्या है, पारद के विशेष गुण की वृद्धि करता है। उसके बाद विड मूषा इटसेल्फ है मूषा, विड मूषा है तो अब सीधी सीधी बात है, जब हम योग मूषा में विड यूज कर सकते हैं तो विड मूषा में तो विड होना ही है यूज, है ना। तद विड मृदो भूतः तद विड लेपिता। देखो जरा, विड समायुक्ता विड लेपिता योग मूषा के लिए बोला गया, मतलब सेम ही चीज है। और वही बोला तद विड मृदो भूता, जिसमें विड और मिट्टी मिला के और उसको जब मूषा तैयार हो जाती है उसमें विड का ही लेप किया जाता है, तो विड मूषा है। और किस लिए यूज की जाती है, देह लौह अर्थ योगार्थ, देह और देह को कैसे, लोहे के समान गुण देने के लिए, है ना। तो धातुओं की सिद्धि करना तथा देह को लोहे के समान मजबूत करने वाले या बनाने वाले योगों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तो देह सिद्धि कर योग कौन हुआ, धातुओं की सिद्धि और देह को लोहे के समान बनाने वाली मूषा, है ना। तो मतलब द्रव्यों को पकाया जाता है, वो ऐसे गुण दे देते हैं उसको, तो वो है विड मूषा। और विड का वैसे प्रयोग उसका ही लेप होना है, उसी को जो मिट्टी मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज कर रहे हैं उसी में उस विड को भी डालना है,
और मूषा बना देनी है। जबकि योग मूषा में भी हमने ऐसा ही पढ़ा, योग मूषा में तो उन्होंने कंटेंट भी बता दिया कि ऐसा, उसमें वल्विक मृतिका स्पेसिफाई कर दी। तो याद रखना कि विड का प्रयोग जो स्पेसिफिकली देखा गया विड मूषा में तो होना ही है, और साथ में किसमें हो रहा है, आपके योग मूषा में। ठीक है, दोनों में विड विड मूषा किसके लिए प्रयोग की जाती है, क्या गुण कर्म बढ़ता है द्रव्यों का, वो इंपॉर्टेंट है इसका। अब आती वृंताक मूषा। अब वृंताक मूषा क्या है, वृंताक किसका पर्याय होता है, वृंताक होता है व्यंजन का पर्याय। ठीक है, तो अगर मैं आपको सामान्य मूषा बताऊं कि कैसी रहती है, तो सामान्य मूषा समझ लो कि जी ये हो गया, और इसके ऊपर एक ढक्कन रहता है ना, तो ये एक मूषा हो गया, हमारे पास बर्तन तैयार हुआ काइंड ऑफ, ये मूषा है हमारी। ठीक है, इसी को फिर हम कहीं पे रखते हैं, अग्नि के संयोग इसके आसपास, इसके बाहर से होता है, और हमारे द्रव्य इसके सेंटर में रखे जाते हैं, इसके अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया मूषा का सामान्य। अब वृंताक मूषा की बात कर रहे हैं ये, तो देखो यहां पे कुछ आया कि वृंताक के समान रहती है। ठीक है, इसमें एक नली लगी होती है, नाल 12 अंगुल लंबी लगी होती है, और उस नाल का ऊर्ध्व भाग धतूर पुष्प के समान होता है, और जो धतूर पुष्प के समान ऊपर टॉप टॉप तो हो गया नली का, और जो मतलब मुख की परिधि, अब वो नली ओपन भी तो होगी ऊपर, तो उसको कैसा बोला गया है कि जी 8 अंगुल होनी चाहिए उसकी परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस बोल दिया है ना, और सछिद्र होनी चाहिए, वो पता ही है। तो संरचना कैसी होनी चाहिए इसकी, दृढ़ और सुसंयुक्त, अच्छी बनी होनी चाहिए। तो हमारे पास याद करने का क्या बना, धतूर पुष्पवत ऊर्ध्वम सुदृढ़म श्लिष्ट पुष्पवत अष्टम अंगुल च सछिद्रम सजात वृंताक मूषिका। अब देखो मैंने आपको सामान्य बता दी कि सामान्य हमारी ऐसी रहने वाली है, ये सामान्य हो गया। तो अब इसमें क्या हो सकता है, हमने लोअर बॉर्डर तो बना लिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना ऐसे, है ना, ये बना दिया हमने। अब यहाँ पे 12 अंगुल नली लगेगी ऊपर, 12 अंगुल की एक नली सी बनेगी ऊपर। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, अब बोला इसका ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा वो कैसा है, धतूर के पुष्प के समान है। तो ऐसे तरीके की हमारी एक मूषा तैयार होगी, जिसमें नली जो है वो 12 अंगुल ऊपर ऐड होगी, और नीचे कैसा है, वृंताक व्यंजन सदृश, ये आपको मिलेगा। तो ये क्या है, वृंताक मूषा है, और ये ऊपर जो है धतूरे के फूल जैसा ऊपर कुछ दिखेगा आपको। तो नली का ऊर्ध्व भाग धतूरे के फूल जैसा 12 अंगुल की लंबी नली है, और इसका समझ लो कि परिधि बताई है यहाँ पे कि जो ओपनिंग है इसकी वो 8 अंगुल बोली है। ठीक है, क्लियर हो गया। सिर्फ इस नली के पैरामीटर्स हैं, बाकी एरिया के नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि जी जो इसमें वृंताक मूषा है उसमें धतूरे के पुष्प के समान ऊपर वाला भाग रहता है उस नली का। तो आकार वृंताक के समान है, नाल जो है 12 अंगुल लंबी है, ऊर्ध्व भाग धतूर पुष्प के समान है, मुख की परिधि 8 अंगुल, और ऑब्वियसली ओपनिंग होगी बाहर को, तो सछिद्र होगी, है ना, एग्जिट भी तो होगा ही, और संरचना कैसी दृढ़ रहेगी इसकी। उपयोग किस लिए करते हैं, अन्य खरपर आदि नाम मृदु नाम सत्वम आहारे, बोला खरपर आदि मृदु द्रव्यों के लिए सत्वपातन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है अभ्रक हो गया आपके पास, बाकी हार्ड मेटल्स हो गए, उनका सत्व तो आप कर लोगे, महामूषा में कर लोगे, वज्र मूषा में कर लोगे, तो जो बाकी मृदु द्रव्य है उनके लिए कौन सी स्पेसिफिक मूषा बताई गई है, तो वो कौन सी आपकी वृंताक मूषा। क्लियर, ठीक है, इसीलिए ऊपर से इसको नैरो भी किया गया है इसके टॉप एरिया को, क्योंकि अगर हम मृदु द्रव्य हैं उनको डालेंगे लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, है ना, तो अगर लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो गए तो उनका इवेपोरेट होना, जो उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका इवेपोरेट होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इवेपोरेट होने के लिए, उनको रोकने के लिए हमने ऊपर का भाग नैरो कर दिया होता है। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हैं आप। तो ये होगी आपके पास मृदु सत्व के लिए कौन सी की जाती है, वृंताक। बैंगन कैसा होता है, मृदु होता है, तो वैसा ही है ना, सॉफ्ट होता है, तो ये सॉफ्ट मृदु सत्व के लिए, है ना, मृदु मेटल्स के लिए। गोस्तनी मूषा, ठीक है जी, गोस्तनी मूषा, मूषा या गोस्तनाकार शिखा युक्त पिधान कहा सत्वानाम द्रावण शुद्धो मूषा सा गोस्तनी भवे। अब सीधी बात आ गई, गोस्तनी है, गोस्तनाकार होगी, मेन क्या है इसका, शिखा युक्त पिधान कहा, ये याद रखना आपने। मैंने आपको एक सामान्य मूषा बना के दिखाई कि ऐसे ऐसे होती है, ऊपर इसके एक ढक्कन रहता है ना, एक लीड रहती है ऊपर,
तो वैसे नॉर्मली तो लिड होनी चाहिए ऊपर ढक्कन उठाने के लिए, ठीक है। अगर ना भी हो तो प्लेन ढक्कन भी हो सकता है कि वो हमने ऊपर से नीचे बकेट जैसा है, ऊपर से हमने ढक्कन रखा और हमारा एक तैयार हो गया, मूषा तैयार हो गई। तो गोस्तनी मूषा का मतलब क्या हुआ कि गोस्तनाकार होगी। कैसी होगी? गोस्तनाकार होगी, और इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा होगा, ठीक है। और ढक्कन शिखा युक्त, चोटी युक्त, मतलब उसको ढक्कन को पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल लगा होगा। तो ये बोल दिया गया है कि मूषा जो है गोस्तनाकार है और ऊपर शिखा युक्त पिधान, पिधान होता है ढक्कन, तो शिखा मतलब चोटी, उसके ऊपर पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होगा। ऐसी जो मूषा रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? गोस्तनी मूषा। और किसके लिए यूज होती है? सत्व नाम द्रावणे शुद्धो, शुद्धि के लिए और द्रावण करने के लिए, लिक्विड करने के लिए सत्वों का। सत्व क्या होता है? जो हमने ओर से मेटल निकाले गए होते हैं उनको हमने लिक्विड फॉर्म में ले जाना है। तो सत्व हुआ जो हमारे पास, जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, उससे हमने कॉपर निकाल लिया, तो कॉपर अपना वो सत्व फॉर्म में पहुंच गया आपके। उस सत्व का हमने क्या करना है? लिक्विड करना है, तो उसको द्रावणार्थम और उसका शोधन करना है, तो शुद्धि के लिए। तो गोस्तनी मूषा का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेसिफिकली यही लाइन है। प्रैक्टिकली हम जिस मर्जी का जैसे मर्जी यूज करें वो अलग बात है, बट जो संहिताओं में लिख दिया है, हमारे ग्रंथों में लिख दिया है कि द्रावण और शुद्धि के लिए क्या एक ही मूषा यूज होगी, वो है गोस्तनी मूषा। तो अब याद कैसे करेंगे? गोस्तन से क्या निकलता है? दुग्ध, लिक्विड फॉर्म में तो द्रव, और दूध कैसा होता है? व्हाइट, शुद्ध कलर का, श्वेत कलर का। तो शुद्ध और द्रव, तो गोस्तन से क्या निकलता है? शुद्ध द्रव निकलता है, जिसको हम दूध बोलते हैं। तो गोस्तनी मूषा किसके लिए यूज हो रही है? शुद्ध द्रावण, क्लियर, शोधन और द्रव, मतलब सत्व को मेल्ट करने के लिए, लिक्विड करने के लिए। तो गोस्तनी मूषा हो गया। तो वही आकार, गाय के समान शिखा युक्त पिधान, चोटीदार ढक्कन, वही हैंडल युक्त ढक्कन होना चाहिए इसमें। सत्व का द्रावण करना है, सत्व का ही शोधन करना है, बात हो गई। सत्व का द्रावण, सत्व का शोधन, बात हो गई, ठीक है। तो अब बात आती है कि जी ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो हमें पता है कि व्याक्रांत, माक्षिक की बहुत सारे हमारे पास क्या है, और ही समझो हम, या खनिज है, ठीक है। तो इनसे हमने क्या निकालना होता है? जो मेन मेटल होता है वो निकालना होता है, सत्व, जिसको बोलते हैं सत्व निष्कासन। तो उदाहरण बोला हमने, कॉपर सल्फेट से हमने ताम्र निकाला, मार्कशीट से एफ है ना, कॉपर Fe2 से हमने Cu+Fe, ताम्र और लौह हमने अलग करने हैं। तो हमने कॉपर और आयन अलग निकालना है, कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालना है, तो ये क्या हुआ? सत्व निकालना हुआ। फिर इसको हम लिक्विड स्टेज में ले जाते हैं, तो द्रावण हो गया, और है ना, समझ गए, उसमें फिर उसकी शुद्धि हो जाती है, तो वो शुद्ध हो गया, है ना। तो समझ गए कि सत्व निकालना क्या बोल रहे हैं, मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास कि सत्व का द्रावण, सत्व का शोधन के लिए हम गोस्तनी मूषा का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट आता है जी हमारे पास पक्को मूषा। अब पक्को मूषा सीधी सी बात है कि कैसे होगी ये? कुम्हार के भांड के आकार की, जो कुलाल भांड रूपा घड़े के जैसी, अच्छी तरह पकाकर बनाई गई, दृढ़ बनाई गई। तो इसको पका पका के ही दृढ़ बना दिया गया है, पक्को मूषा हो गई। किस लिए यूज करेंगे? प से पक्को, प से पोटली आदि रसों के पाक के लिए। पक्को मूषा किसके लिए? पक्को मतलब पाक, तो पाक के लिए प्रयोग करेंगे इसको। किसके पाक के लिए? प से ही पोटली जैसे रसों के पाक के लिए, पोटली रस पाक के लिए हम क्या यूज करेंगे? पक्को मूषा। इसका सिर्फ यूज पूछा जाता है, कैसी है कैसी नहीं है वो अलग बात है। अब आती है महामूषा। महामूषा को समझने के लिए समझ लो कि इसमें मेन जो काम है इसका कि जी अभ्रक आदि का सत्व निकालना, सत्व का पुटपाक करना है और उसका लिक्विफाई करना, उसको लिक्विड करना है। तो ये सारा का सारा किसके लिए? अभ्रक आदि लिखा है, वैसे तो हम अभ्रक से ही याद करेंगे। अभ्रक आदि का हमें सत्व भी बनाना है, उनके सत्व का पुटपाक भी करना है, पुटपाक मतलब भस्म के लिए भी, और दूसरा क्या है? द्रवीकरण के लिए। हम क्या करेंगे? महामूषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो महामूषा कैसी रहती है? ऊपर से तो वो वैसी रहेगी जैसे नॉर्मल होती है, ऊपर से ऐसे रहेगी, है ना। नीचे क्या होता है? जो इसका लोअर एंड होता है, जैसे हम अपना कूर पर जो है एल्बो ज्वाइंट है, इसको फोल्ड करते हैं, तो ये कैसी बनी? यहां से ये वाली शेप बनी, ये शेप आपको जो आउटर दिख रही है। तो लोअर एंड इसका ऐसे रहता है, कैसे? ये ऐसे, ठीक है। तो लोअर एंड है जब हम, जैसे हम कूर पर, अपनी कूर पर संधि के समान फोल्डेड, है ना, कोहनी के समान हो जाती है, ऐसे वी शेप, जैसे हम फोल्ड करते हैं। और ऊपर से फैली हुई रहती है, जैसे बैंगन फैला होता है, मतलब बैंगन जैसी गोल। तो ऊपर से गोल रहेगी, कूर पर संधि जैसा लोअर एंड रहेगा, क्या है? महामूषा। महामूषा ये, ठीक है। तो क्या हो गया? उपयोग कहां करते हैं इसका? अभ्रक आदि के सत्व का, एक तो सत्व निर्माण, दूसरा सत्व का पुटपाक, और तीसरा द्रवीकरण के लिए।
तो जो नॉर्मल है वही काम चला है, बट इसकी विशेषता क्या है, पूर्व पर संधि जैसी कौन रहती है, तो यह महामूषा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है महामूषा का। गोस्तन का क्या है, गोस्तन में स्पेसिफिकली क्या रहता है याद करने का, कि उसका द्रावण करना है और लिक्विड, और दूसरा है शोधन करना है। ठीक है, यहां पे क्या बोला, सत्व का पुटपाक, देन उसके बाद हम द्रवीकरण, वही लिक्विड बनाना है। ठीक है, सत्व और द्रवीकरण तो वैसे ही है। क्लियर हो गया। मलमूषा, अब मलमूषा में देखो क्या है, निर्दिष्ट मलमूषा या मल वितय संपुटा परपटी आदि रसादि नाम स्वेदनाय प्रकृतिता। तो हम याद रखें कि मलमूषा किसके लिए, स्वेदनाय, स्वेदनार्थ यूज करते हैं। तो मलमूषा में क्या है, मल किसका पर्याय है, आपने शराब पढ़ रखा है, शराब संपुट पढ़ा है आपने, शराब संपुट वही बात है जो आपकी कटोरी जैसी होती है प्लेट, वो उसको मल, शराब या मल बोलते हैं। तो ये जो कैसे बनती है, दो शराब से बन जाती है, एक ऊपर और एक नीचे, इनको आपस में ऐसे उल्टा करके डाल दिया तो आपके पास ये पोर्ट बन गया मलमूषा। ठीक है, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, मलमूषा। तो दो मलों के संयोग से, दो शराब के संयोग से, जो शराब संपुट हम बोलते हैं, उसके संयोग से ऐसे, है ना, तो क्या बन गई ये मलमूषा। और किसके लिए यूज होगी, स्वेदनाय, नॉर्मल है ना, स्वेदन के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सेटअप यूज किया हमने इसमें, तो स्वेदन के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए नहीं यूज किया इसको। संधि बंधन करने पर जो संरचना बनती है उसके मलमूषा कहते हैं। हम बात वही है कि अब जब हमने इसमें दो बना दी है, तो यहाँ पे उसको क्या करते हैं, कवर भी करते हैं साइड से, उसको सील भी करते हैं किसी लेप से, या फिर हम उसके लिए अलग से पढ़ेंगे अभी कि संधि बंधन किससे करते हैं, है ना। उसमें मुद्राएं आती हैं दो, है ना, मदर मुद्रा, हठ मुद्रा, देन उसके बाद संधि बंधन भी आते हैं कि मिट्टी से लेप कर दिया, है ना। तो वो चीजें हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे इसी चीज में। तो क्लियर होगी मलमूषा। मल के बाद अब बात यह है किसके लिए यूज करेंगे, अगर हम करेंगे जी इसका स्वेदनार्थ यूज कर रहे हैं, तो परपटी आदि रस औषधियों के स्वेदन के लिए। अब देखो दो चीजें पढ़ी हमने, एक पढ़ी पक्को मूषा, पक्को माने पाक, पाक करना था किसका, पोटली रसों का पाक करना था, तो हमने पक्को मूषा यूज करी। स्वेदन के लिए हमने मल मूषा से यूज करी। तो हमने क्या करा, मल जो है वो बाहर कैसे निकलेंगे, मलों की शुद्धि कैसे होती है, जब हम स्वेद करते हैं, है ना, तो मल त्याग मल निकल जाते हैं। ठीक है, तो मल स्वेदन से निकल गए, सीधी बात है। तो परपटी आदि रस औषधियों के स्वेदन के लिए हमने क्या किया, मल मूषा यूज करी। ठीक है, मल मूषा हो गया आपका।